अरे ठीक है, हो गया हो गया हो गया, रहने दो रहने दो। देखिए, कल हमने पढ़ा था क्या कि अर्थव्यवस्था के दो प्रकार होते हैं, एक व्यष्टि अर्थव्यवस्था और एक समष्टि अर्थव्यवस्था। व्यष्टि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटी अर्थव्यवस्था, जहां पर एक बाजार, एक उपभोक्ता और एक उत्पादक होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? व्यष्टि, यानी छोटी अर्थव्यवस्था। या फिर आप इसको ऐसे भी जान सकते हो कि जहां पर जनसंख्या भी कम, बाजार भी कम, पैसा खर्च करने वाले भी कम और आप बोल सकते हो कर देने वाले भी कम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यष्टि अर्थव्यवस्था, यानी माइक्रो इकोनॉमिक। इसके बाद आता है समष्टि अर्थव्यवस्था, यानी विशाल अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था, जहां पर पैसे खर्च करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, बिजनेस करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, टैक्स देने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और सरकार के पास पैसा ज़्यादा आता है। नतीजा, गुणवत्ता, लाइफ की गुणवत्ता भी वहाँ पर अच्छी होती है। विशाल अर्थव्यवस्था, जैसे हमारा भारत विश्व की सबसे विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश है हमारा भारत। हमारे भारत में टैक्स पेयर्स ज़्यादा है। अगर वह 8%, 10%, 13% भी हो तो वो पूरा का पूरा करोड़ों में चली जाती है जनसंख्या, वो संख्या। इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर टैक्स देने वाले। और अगर टैक्स की बात करें तो दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे भारत की अत्यधिक जनसंख्या कुछ ना कुछ टैक्स तो दे ही रही होती है, ठीक है। वो हमारा पार्ट कल का था। कल हमने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री के बारे में जाना था जिनका नाम है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से अर्थशास्त्र को या अर्थव्यवस्था को क्या बताया? धन का विज्ञान बताया। क्या बताया? धन का विज्ञान। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में अर्थव्यवस्था को और आगे रूप दिया गया है आधारों पर। और किन आधारों पर? देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो टोटल इसमें हम 6 प्रकार की चर्चा करेंगे कि जो अर्थव्यवस्था होती है वह 6 प्रकार की होती है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार आधारों पर। लेकिन किन आधारों पर? पहला है सरकार की भूमिका के आधार पर, दूसरा है विकास के आधार पर, तीसरा है क्षेत्र के आधार पर, चौथा है अंतर संबंध के आधार पर, और पांचवा है नियोजन के आधार पर यानी नीतियां वगैरह, और छठवा है निर्भरता के आधार पर, ठीक है। अभी आप लोग बस सिर्फ सुनिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर इस लेक्चर को आप ध्यान से सुन लेंगे तो इसका नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना यहाँ पर सरकार की भूमिका के आधार पर। अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका। सरकार की भूमिका का मतलब होता है सरकार का हस्तक्षेप होना और सरकार का हस्तक्षेप ना होना, ठीक है। सरकार की भूमिका के आधार पर, यानी जिन अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता है और नहीं भी होता, उसके आधार पर 3 प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था होती है। कौन कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मैंने अर्थव्यवस्था नहीं लिखा है क्योंकि जगह नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, साम्यवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं। देखिए, पूरे देश में जितने भी उद्योगपति हैं, जो भी कोई प्रोडक्ट निकालते हैं या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उन्हीं की वजह से तो देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। अगर हम सही मायने पे बात करें तो देश के जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अंधाधुन अरबों खरबों वो लोग कमाते हैं, लाखों खरब वो लोग पैसे कमाते हैं, और इसी वजह से उनका टैक्स भी ज़्यादा होता है। तो सरकार के पास जब टैक्स ज़्यादा आता है तो सरकार देश में पैसा भी खर्च ज़्यादा करती है। नतीजा क्या? सरकार सभी नागरिकों को गुणवत्ता देने की कोशिश करती है। आए समझ में? अब देखिए, इसमें आया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजी का मतलब पैसा वाला अर्थव्यवस्था, यानी जिस अर्थव्यवस्था में मकसद होता है लाभ कमाना। समझिएगा, जिस अर्थव्यवस्था में यह मकसद होता है कि कितना से कितना लाभ कमाया जाए, उसको क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन ये बोल रहा है सरकार की भूमिका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका नहीं होती। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं। अब प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां मतलब जैसे पेन, ये पेन है, ये मोबाइल है, ये स्टैंड है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, अंधाधुन का प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट, वस्तु या कोई सेवा
का मूल्य निर्धारण करने के लिए सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। कहने का मतलब सरकार हम जो भी अपना मूल्य डिसाइड करे, सरकार हम पे दबाव नहीं बना सकती कि आप इतना मूल्य कीजिए। यानी सरकार का हस्तक्षेप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं रहता। अब जैसे मान लीजिए ये पेन बनाना है, ये पेन मैं बना रहा हूं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो मैं मनमाने तरीके से इसका पैसा लगा सकता हूं और जितना पैसा इसका लगाऊंगा उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। नतीजा क्या? जितना पैसा मैं बोलूंगा उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, तो फायदा क्या होगा? ज्यादा होगा। यही कारण है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मकसद होता है लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। क्लियर है? उदाहरण भी दूंगा इसके। अब आप ये बताइए, जो बिजनेस करेगा वो तो यही चाहेगा ना कि कितने ज्यादा से ज्यादा कमा लिया जाए। कंप्यूटर वाला है, जो कंप्यूटर बनाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा कि कितना ज़्यादा कंप्यूटर में बेच दूं और कितना महंगा में बेच दूं। जो साइकिल बनाएगा वो यही सोचेगा कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल में बेच दूं और कितनी महंगी बेच दूं। जहां पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है वहां पर मूल्य ज़्यादा होता है और वहां पर वहां के अरबपतियों को या वहां के वस्तु और सेवाओं को वितरण करने वाले लोगों को फायदा ज़्यादा होता है। तो यहां से बने 3-4 क्वेश्चन कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या किसका हस्तक्षेप नहीं होता? सरकार का। वहां की जो सरकार होती है उसका हस्तक्षेप नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मकसद क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मकसद क्या होता है? अत्यधिक लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण कौन करता है? समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो वस्तु होती है और सेवाएं होती हैं। वस्तु का मतलब जैसे ये पेन, प्रोडक्ट, कंप्यूटर। सेवा का मतलब जैसे बैंकिंग सेवा, जैसे इंटरनेट सेवा, जैसे हॉस्पिटल सेवा, जैसे पुलिस सेवा। तो आपको बता दें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण निजी कंपनियां या प्राइवेट कंपनी करती है, सरकार नहीं करती। स्कूल चलाती है तो निजी कंपनियां, कॉलेज चलाती है तो निजी कंपनियां। हाँ, इसमें सरकार का प्रभुत्व हम ये नहीं बोल सकते कि जीरो होता है, कम होता है, ना के बराबर होता है। अब जैसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बात करें तो सबसे बड़ा देश जिसको बोलते हैं क्या? यूएसए। यूएसए का हो गया, यूक्रेन का नहीं, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया। यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था चल रही है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चल रही है? पूंजीवादी। यहाँ पे ऐसे देशों का मकसद होता है लाभ से लाभ कमाना। कितना लाभ कमा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। और आपने देखा होगा जिन देशों के मैंने नाम लिए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, ये सब के सब विकसित देश हैं। इन देशों के पास अंधाधुंध पैसा है और ये देश सुपर पावर भी हैं। तो ये देश सुपर पावर कैसे हैं? क्योंकि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अत्यधिक पैसा है। अब ये पैसा इनके पास आया कहां से? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। क्यों? क्योंकि उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ। कार्ल मार्क्स जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, वो इसका समर्थन करते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार का हस्तक्षेप इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो आदमी जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसको अंधाधुंध बनाए देना जाना चाहिए और जो भी मूल्य वह निर्धारित करे वह कर देना चाहिए। इससे क्या है? लोगों के पास अत्यधिक पैसा आएगा और पैसे के आने की वजह से वह अत्यधिक टैक्स भी देगा और सरकार को अगर अत्यधिक टैक्स देगा तो सरकार भी अमीर बनेगी और वहाँ के लोग भी बनेंगे। यहाँ पर प्रश्न एक और आया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक कौन? कार्ल मार्क्स। कौन हुए? कार्ल मार्क्स। आए समझ में? तो ये आपको पता चल गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जरा पॉइंट्स बताइए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पहला पॉइंट, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। किसका हस्तक्षेप होता है? निजी कंपनी और प्राइवेट कंपनी। वस्तुएं और सेवाएं वितरण कौन करता है? निजी कंपनी और प्राइवेट कंपनी। और इसका मकसद क्या होता है? लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। आए समझ में? अब आते हैं साम्यवादी। साम्यवादी मतलब दूसरे के प्रति संवेदनशील बनना। साम्यवादी का मतलब क्या होता है? दूसरे के प्रति संवेदनशील बनना, संवेदना व्यक्त करना। अरे यार कितना बेचारा है, कितना गरीब है बेचारा, इसको एक काम करो 10 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। किसी भी भिखारी को या बाबा को या किसी महिला को देखते हो तो आपके दिल का कोई कोना पिघल जाता है और आप अपनी जेब से क्या कर देते हो? उसको पैसे देते हो। आपने क्या किया? वहाँ पे पैसा देकर क्या किया? कल्याण किया उसका।
पैसा देकर क्या किया आपने? कल्याण किया। तो ये सो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका होती है, सरकार अपना हस्तक्षेप करती है, और नतीजा साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मकसद क्या होता है? कल्याण करना, लाभ नहीं, कल्याण करना। आए समझ में? साम्यवादी अर्थव्यवस्था का क्या होता है? कल्याण करना। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और आप सभी लोग कहीं ना कहीं टीचर हो और मार्कर से पढ़ाते हो। अब मैं इस मार्कर की कंपनी का मालिक हूं। अब मैं इस मार्कर को एक मार्कर 50,000 रुपए में बेच रहा हूं, 50,000 रुपए में, है ना? तो यहां पर मेरे पास सरकार आई, नहीं आप 50,000 का नहीं बना सकते। आप 50,000 का इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारा देश गरीब है, और अगर आप 50,000 का बनाओगे हमारे देश खरीद नहीं पाएगी, नतीजा हमारे पास टैक्स नहीं आ पाएगा। हम जो बोलेंगे आप वही करोगे। आप एक काम कीजिए, आप 10,000 का बनाइए, आप 10,000 का पेन बनाइए। 10,000 के पेन की वजह से क्या होगा? आपका वितरण भी होगा, हमारे लोगों के पास पेन भी पहुंचेगा और इसकी खरीद भी लोग करेंगे। तो देखो यहां पर जो व्यक्ति बनाना चाह रहा था प्रोडक्ट, वहां पर कौन कूद के आ गया? सरकार। यानी सरकार का 100% हस्तक्षेप हो गया। सरकार यह तय करेगी कि कितना प्रोडक्ट बनाना है, सरकार यह तय करेगी कि उसका मूल्य कितना करना है, सरकार यह तय करेगी कि उसका वितरण कैसे करना है। आया समझ में? यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण कौन करता है? सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो राज्य की सरकार हो। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मकसद क्या होता है? कल्याण करना। ठीक है। अब आपको बता दें, जितने गरीब देश होते हैं सब में सब क्या होता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था चलती है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी गरीब देश होते हैं सबके यहां पर कौन सी? साम्यवादी। आपके यहां पर सिर्फ ऐसे ही प्रश्न आएगा कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मकसद क्या होता है और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किसका होता है, और वस्तुओं और सेवाओं का वितरण कौन करता है? सरकार। सरकार ही वितरण करेगी, सरकार ही सप्लाई देखेगी, सरकार ही कितना प्रोडक्ट करना है ये बताएगी, सरकार ही मूल्य निर्धारित करेगी। क्यों? मकसद क्या है? लोगों का कल्याण करना। आए समझ में? अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि लाभ भी थोड़ा सा कमा लो और क्या कर लो? कल्याण भी कर दो, है ना? यानी इस व्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी कंपनी दोनों का स्वामित्व होता है। दोनों मिलजुल के अपने प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण करते हैं। आपको बता दें, जैसे मान लीजिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मान लीजिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कार बनाई और वो कार बनाई है मान लीजिए 50,000 में, लेकिन वो हमारे यहाँ क्या है? लोग खरीद नहीं पा रहे हैं उसको। 50,000 बहुत ज़्यादा मूल्य है। कोई कार बनाई हमारे यहाँ, उसको लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। अब इस 50,000 में जो मालिक है वो तो बहुत ज़्यादा कर रहा होगा, कमा रहा होगा, बहुत ज़्यादा कमा रहा होगा, तभी इतनी महंगी बेच रहा है। जैसे मान लीजिए कोई BMW है, जगवार है, ऑडी है, टाटा है, इन सब की गाड़ियाँ इतनी महंगी आती हैं। सीधी सी बातें, इतनी महंगी आती है गाड़ी, रोल्स रॉयस हो गई, इतनी महंगी गाड़ियाँ आती है, कोई खरीदेगा तो कंपनी को फायदा ही तो होता है। आज क्यों ये टॉप कंपनियाँ हैं? क्योंकि महंगी गाड़ी है, और महंगी गाड़ी कोई खरीदेगा, सीधी सी बात है, उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमें लाभ भी देखना है, कल्याण भी देखना है। अब देखिए लाभ और कल्याण, कोई मान लीजिए टाटा है, टाटा कोई गाड़ी बनाता है 50,000 रुपए की, उसने अपना मूल्य निर्धारित कर दिया, पर सरकार ने देखा कि हमारे यहाँ पर तो प्रति व्यक्ति आय इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि वो 50,000 की गाड़ी खरीद ले। तो सरकार टाटा से बात करेगी। सरकार क्या बोलेगी? एक काम करो, आप कर दो 40,000 रुपये, गाड़ी का मूल्य कर दो क्या? 40,000 रुपये। तो टाटा कहेगा नहीं, 40,000 रुपये में हमें घाटा हो जाएगा। चलो ठीक है, ना आपकी ना हमारी, इसका कर देते हैं 45,000। वहाँ सरकार भी खुश हो गई और यहाँ पर गाड़ी का जो निर्माता है वो भी खुश हो गया कि चलो ठीक है, ना आपकी ना हमारी, इसको कर देते हैं 45,000। अब 45,000 में सरकार की जो जनता है उसको भी फायदा हो रहा है, और 45,000 में जो उत्पादक है, जो बना रहा है, उसको भी फायदा हो रहा है। इससे क्या होता है कि सरकार और निजी कंपनी की मिली जुली नीतियां होती हैं। यानी इस अवस्था में या इस व्यवस्था में जो सरकार है और जो निजी कंपनियां हैं वो दोनों साथ मिलकर, वे दोनों जो है क्या? साथ मिलकर मूल्य निर्धारण करते हैं। ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हो गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हो गया? स्वामित्व किसका होता है? निजी कंपनी प्लस सरकार, और इसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्लस कल्याण, दोनों होता है। ठीक है। अब कैसे देशों में यह अपनाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था
कौन से देशों में अपनाई जाती है? भारत। काफी बार ये एग्जाम में आया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। आपने एक शब्द सुना होगा सब्सिडी। आपने एक शब्द सुना होगा सब्सिडी। और सब्सिडी का मतलब सरकार अपनी तरफ से पैसा लगाती है। जैसे मान लीजिए कि सिलेंडर है, सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये है। जो कंपनी दे रही है सिलेंडर, कंपनी निर्माता या कंपनी वाले सिलेंडर, वो क्या बोलते हैं कि भैया हम तो 1000 रुपये का सिलेंडर देंगे। यहाँ पर सरकार कूद के आती है, बोले नहीं, आप हमारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं उन्हें 700 रुपये का सिलेंडर दोगे। कितने रुपए का? 700 रुपये का सिलेंडर दोगे। तो कंपनी कहती है कि 700 रुपये का सिलेंडर देंगे तो वहाँ पर हमें घाटा हो जाएगा, और कंपनी कभी घाटे में नहीं चल सकती है। तब सरकार ने बोला कि आपको कौन बोल रहा है कि कंपनी घाटे में जाएगी? 700 रुपये आप आदमी से लोगे और 300 रुपये आप किससे लोगे? मुझसे लोगे। यानी सरकार ने दिया 300 रुपये और आदमी ने दिया 700 रुपये, तो हो गया ना उसका 1000 रुपये, है ना। आपने देखा होगा कभी जब सिलेंडर आप लेते हैं तो आपको पहले पूरा पेमेंट करना पड़ता है और उसके कुछ दिन बाद कुछ सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाती है, 200-250 रुपये, 300 रुपये जो भी है। आपने 1000 रुपये का सिलेंडर लिया, 200-250 रुपये आपके अकाउंट में आ गया। अब वो 200-250 रुपये आपके अकाउंट में आ गया तो आपको कितने का पड़ा? 750 रुपये का पड़ा। यानी 250 रुपये फिर वो किसने दिया? सरकार ने दिया, है ना। यानी कंपनी को फायदा भी हो गया, आपका कल्याण भी हो गया। आपको तो सिलेंडर पड़ा कितने का? 700 का। सरकार ने कितना दिया? 300 का। अब देखो, सरकार की भी नीति है और प्राइवेट कंपनी की भी नीति है, दोनों मिलजुल के काम कर रही है, तो क्या हो जाता है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आपको बता दें, अमेरिका हमारे से ज़्यादा, देखिए हमारे देश में अमेरिका की तुलना की जाए, हमारे देश में अमेरिका की तुलना की जाए तो अमेरिका से ज़्यादा टैक्स देते हैं हमारे लोग, लेकिन हम उतना पैसे वाले क्यों नहीं है? फिर अंधाधुंध जनसंख्या, क्षेत्रफल और प्लस ये जो बार बार कल्याण करने में जो पैसा हम लगाते रहते हैं, है ना। जैसे छात्रवृत्ति, जैसे वृद्धा पेंशन, जैसे बैंक का कर्ज माफ कर देना, किसानों का कर्ज माफ कर देना। अब देखिए यहाँ पर कल्याण भी कर रहे हैं, लाभ कर। अब अभी बताइए, अगर टाटा वही 50,000 रुपए की गाड़ी बेचता, मजबूर होकर हम लेते, तो टाटा के पास 50,000 रुपये ही जाता ना। लेकिन सरकार यहाँ पे कूद के आ गई और सरकार ने उस मूल्य को कितना करवा दिया? 5,000, 50,000, 45,000। लेकिन जो 5,000 का सूखा फायदा उसे हो रहा था वो तो नहीं होगा। फायदा अभी भी होगा लेकिन उतना नहीं जितना 50,000 में बेचने पर हो रहा था। नतीजा क्या होगा? यहाँ पर हमको कम पैसा मिलेगा, कंपनी वालों को कम पैसा मिलेगा, और कंपनी वालों को कम पैसा मिलेगा तो वो सरकार को भी तो कम टैक्स देगी। यही कारण है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पैसा अंधाधुंध आता है तो अंधाधुंध टैक्स जाता भी है। यही कारण है कि कम जनसंख्या होने के बावजूद भी यहाँ पर अंधाधुंध पैसा है, और ज़्यादा टैक्स देने वाला भारत इतना टैक्स देता है कि इसके बावजूद भी देश क्या है? गरीब है। आए समझ में? क्यों? क्योंकि उनकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम फायदा तो देख रहे, कल्याण भी कर रहे हैं। आए समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये आपको समझ में आया अच्छे से? पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। विकास के आधार पर, किसी देश में कितना विकास है इसके आधार पर, किसी देश में कितना विकास है इसके आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 रूप होते हैं। यह आपके एग्जाम में आ सकता है कि विकास को देखते हुए अर्थव्यवस्था के कितने रूप होते हैं। विकास को देखते हुए अर्थव्यवस्था के 3 रूप होते हैं। पहला होता है विकसित, दूसरा होता है विकासशील और तीसरा क्या होता है? अल्प विकसित। ठीक है, सबसे पहले विकसित की बात करते हैं। विकसित एक ऐसा देश होता है जिनके नागरिकों के पास सब कुछ होता है। जिस देश के पास सब कुछ होता है, सब खुद का होता है, उसको किसी दूसरे देश पे आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। खुद के नागरिक हैं, अंधाधुंध कमा रहे हैं, खुद की सेना है, खुद के टैंक है, खुद के हवाई जहाज हैं, खुद की इकोनॉमी है, खुद की मुद्रा है, कहीं दूसरे देश जाना नहीं पड़ रहा है, वो होता है विकसित। अब विकसित का मतलब ये भी होता है कि इतना ज़्यादा आधुनिक होना कि वो हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अमेरिका, जैसे ब्रिटेन, जैसे रूस, जैसे ऑस्ट्रेलिया,
ये सब क्या है? विकसित देश हैं, बहुत ज़्यादा विकसित हैं, अंधाधुंध टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप अमेरिका की तुलना कर लीजिए, अमेरिका में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास परमाणु हथियार भी बहुत ज़्यादा है, अमेरिका के पास, वहाँ के नागरिकों के पास अंधाधुंध पैसा है। मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में ये बताया था कि अमेरिका का गरीब और यहाँ के गरीब में बहुत अंतर है। हमारे भारत का गरीब देखना हो, ये देखो, मुझे भी देख लो, हम क्या हैं? हम भारत के गरीब हैं। वहाँ के गरीब के पास मिनिमम एक 4 पहिया गाड़ी होती है, और यहाँ के गरीब के पास खाने भर को हो जाए तो वो यहाँ गरीब होता है। अब आपको बता दें, हम अगर 4 पहिया ले लें तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में हम अपने आप को यही समझेंगे बहुत बड़े आदमी हैं। क्यों? क्योंकि पहले 8-10 लाख की गाड़ी, और उसके बाद उसका अच्छा खासा पेट्रोल का खर्च, और उसके बाद मेंटेनेंस का खर्च, ये भी सब तो देना पड़ेगा ना, पानी डाल के तो नहीं चला लोगे। तो मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में उसको थोड़ा सा हाई प्रोफाइल माना जाएगा कि यार इसके पास 4 पहिया गाड़ी है। और अमेरिका में 4 पहिया गाड़ी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ का गरीब से गरीब भी जाता है शोरूम से गाड़ी उठा लेता है। अब सोचो, तो वहाँ के गरीब के पास भी हमसे ज़्यादा पैसा होगा ना? बताइए। आपको बता दें, यहाँ पर जो पैसे वाला होता है ना, वो मारुति 800, ऑल्टो, जैसे हमारी गाड़ी अर्टिगा, ऐसी गाड़ियाँ खरीद पाता है हमारे भारत में। वहाँ का हमारे जैसा लोग BMW, ऑडी, जगवार, डिस्कवरी, वहाँ पर BMW, ऑडी, ये सब बहुत आम बात है। देखिए, हम अगर आईफोन खरीदते हैं ना, आईफोन, वो जिसमें कटा हुआ एप्पल बना होता है ना, तो भाई साहब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? शीशे में सेल्फी लेते हैं। और शीशे में सेल्फी लेते हैं तो पूरे आईफोन को नहीं हम कवर करते, थोड़ा सा कवर करते हैं ताकि वो दिखना चाहिए ना कि आईफोन से लिया है ना? क्यों? नॉर्मल फ़ोन लेंगे तो कोई बोलेगा कि मेरा फ़ोन आ रहा है, और आईफोन अगर लेंगे तो मेरा आईफोन आ रहा है ना? एक आईफोन 50-60 हज़ार रुपये खरीद लिया, बस ये लो, दिखाने लगे जो है अपने आप को बड़े आदमी। वहाँ पर आईफोन बहुत आम बात है, गरीब भी आईफोन चलाता है। आपको बता दें, इसका मतलब आप क्या समझे? अंधाधुंध पैसा है वहाँ के लोगों के पास। आपको पता है, वहाँ के जो छात्र होते हैं स्कूल टाइम पे, जब स्कूल टाइम पे होते हैं, कॉलेज टाइम पे होते हैं, तो कॉलेज भी जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, और उनकी पार्ट टाइम जॉब भी 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर होती है सैलरी। सोचिए छात्र, तो फुल टाइम कितनी होती होगी? बहुत बहुत ज़्यादा होती होगी। अभी जो है हमारे भैया हैं, एक भैया का जूनियर हमारा यहाँ पर प्राइवेट इंजीनियर था, उसकी पोस्टिंग अभी कनाडा में हुई है। हमारे भारत में पोस्टिंग भारत में होती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपकी पोस्टिंग देश विदेश में होगी। तो आपको बता दें, उनका जो है 75 लाख रुपए का वहाँ पे जो है पैकेज लगा है कनाडा में। 75 लाख रुपए का पैकेज कनाडा में लगा हुआ है। 1 साल का कमाएंगे कितना? 75 लाख। यहाँ 1 लाख रुपए जमा करने में 10 साल लग जाता है ना? और वो क्या कर रहे हैं? 75 लाख। ऐसा क्यों? कनाडा में वो 75 लाख क्यों कमा रहे हैं? अरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पैसा ज़्यादा है ना? महामारी की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से भारत से कनाडा जाना अभी इस समय पता है एक तरफ का कितने का टिकट है? 6.5 लाख रुपए का टिकट। कोरोना महामारी के कारण और यूक्रेन के युद्ध के कारण तेल सप्लाई ठप है, तो जितना तेल है उसी में से जो है हमें कवर करना है, पूर्ति नहीं हो पा रही है। नतीजा, जहां पर 77-75 हज़ार रुपये लगता था, 80 हज़ार रुपये लगता था एक ट्रिप का, वहां पे 6.5 लाख रुपए जाए। तो जो हमारे भैया के जो दोस्त हैं वो भी जा रहे हैं कनाडा, और वहां पे उनका 75 लाख का पैकेज है, लेकिन जाने का, एक बार के जाने का 6.5 लाख रुपए का टिकट प्लेन का। अब आप सोचिए, यूक्रेन के युद्ध की वजह से कितना ज़्यादा अर्थव्यवस्था में डिफरेंस आ गया। 10 गुना ज़्यादा टिकट हो गया, 10 गुना ज़्यादा टिकट। 65 हज़ार और 70 हज़ार का टिकट जहाँ होता था, वो अब कितने का है? 6 लाख रुपए। और वो भी कंपनी बियर कर रही है, कंपनी भेज रही है, कंपनी टिकट कटवा रही है। आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही सुख है ये? 75 लाख रुपए कमाना, सरकारी नौकरी में 75 साल में भी 75 लाख रुपए नहीं कमा पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर ऐसी बातें मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तैयारी तो आफ्टर ऑल सरकारी की ही करा रहे हैं ना। कल को पता चला छात्र भाग गए हमारे, है ना, कि सर आपने फॉर्मूला बताया था। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। आगे, विकसित, विकासशील। विकसित का मतलब जहां पर नागरिकों की जीवन शैली गुणवत्ता है, उनके पास पैसा अच्छा है, मेडिकल सुविधा अच्छी है, उनके पास वाहन सुविधा अच्छी है, रोड सुविधा अच्छी है, सरकार अच्छी है, भ्रष्टाचार कम है, वह क्या होता है? विकसित। किसी चीज की कोई कमी नहीं। आया समझ में? क्लियर है? उसको बोलते हैं विकसित।
विकासशील का मतलब ये कि उनके पास पैसा तो है लेकिन इतना नहीं जैसे विकसित के पास। उनको जीवन यापन करने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अन्य देशों की ज़रूरत है। जैसे भारत, हम भारत हैं, हम भारत के लोग हैं, हमारा देश भारत है। आज हमारे देश में अंधाधुन साइंटिस्ट, इंजीनियर सब कुछ है, और आपको बता दें अंधाधुन हमारा देश कमाता भी है, लेकिन हम अमेरिका जैसे विकसित नहीं हैं। आप बताइए, मैं इंग्लैंड की ही बात करता हूं। अब देखो शहरों में मेट्रो तो अब आ रहा है, सरकार अब सोच रही है कि मतलब मेट्रो लाना चाहिए हमारे देश में। 1906 में लंदन में मेट्रो आ गई थी, 1906 में। अब आप बताइए, वो हमसे 100 साल आगे है, हम उससे 100 साल पीछे। भैया हम क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे। संसाधन क्यों नहीं है? पैसा नहीं है ना। संसाधन कैसे निकालें? इंजीनियर्स नहीं है। तो नतीजा, जब हमारे पास संसाधनों की कमी होती है और संसाधनों को पूरा करने के लिए दूसरे देश पर आश्रित रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? विकासशील। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी डिफेंस, हम अपने आप में बहुत अव्वल हैं लड़ने में, हवाई सेना में, नेवी में, थल सेना में, लेकिन फिर भी आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमारे पास ऐसे हेलीकॉप्टर, विमान नहीं है, तकनीकी नहीं है, सेंसर नहीं है जैसा अमेरिका रूस के पास है। जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी एयर मिसाइल सिस्टम S-400, एक एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है ना। एंटी एयर मिसाइल सिस्टम मतलब कोई भी ऊपर से, हवा से कोई मिसाइल अगर हमारे देश में मारेगी, मारक क्षमता होगी उसकी, या हमारे देश में आ रही होगी, तो वो सिस्टम ऐसा है कि उससे भी एक मिसाइल निकलेगी और जो मिसाइल आ रही है हमारे देश में उसको हवा में ही नष्ट कर देगी। ये सिस्टम है। अब ये सिस्टम हमारे पास नहीं है, नतीजा रूस के पास है। तो हमने रूस से डील किया, रूस से हमने मंगवाया S-400 एंटी एयर मिसाइल सिस्टम। हमारे पास चिनूक नहीं था तो हमने अमेरिका से चिनूक मंगवाया। हमारे पास रफाइल नहीं था तो क्या किया, हमने रफाइल मंगवाया। यानी हम दूसरे देश पे आश्रित है ना। हाँ, कुछ हम कर ले रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम आश्रित हैं। अभी भी हम थोड़ा सा दूसरे देश पर क्या है, डिपेंड हैं। तो डिपेंड होने का मतलब क्या है? अभी विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, आए समझ में? क्लियर है? इसके बाद क्या आता है? अल्प विकसित। अल्प विकसित का मतलब गरीब देश जो दूसरों पर आश्रित है। जैसे बात करें भूटान की, नेपाल की, श्रीलंका तो है ना अब तो गरीब, उसके पास कुछ भी नहीं है। सोमालिया, घाना, केनिया, तंजानिया, ये सब इतने गरीब देश हैं कि दूसरों पर आश्रित है। आप ही बताइए, अगर केनिया जैसा देश, तंजानिया जैसा देश, सोमालिया जैसा देश अगर अपने नागरिकों को पोषण अच्छे से दे देता तो क्या जरूरत थी हमारे मोदी जी को 200 गाय ट्रांसफर करने का? 200 गाय यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अति गरीब देश है, वह अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। और वह अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, नतीजा क्या? यहाँ पर हमारे देश ने उसको सहायता दिया। श्रीलंका अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है तो वह किस में आ गया? अल्प विकसित में। यानी अब हम उसकी हेल्प करेंगे, अन्य देश उसकी हेल्प करेगा। नेपाल है, नेपाल अगर हम उसका 80% व्यापार रोक दें तो नेपाल विकसित नहीं हो सकता है, वो अल्प विकसित में आ जाएगा। बांग्लादेश को अगर कई सारे देश सपोर्ट करना छोड़ दें तो अल्प विकसित में आ जाएगा। आए समझ में? ऐसे देश जो अपना विकास ना कर पाए, पूरी तरह दूसरों पर आश्रित हों, वो क्या होते हैं? अल्प विकसित। आए समझ में? सोमालिया, तंजानिया, श्रीलंका और घाना और ये सारे देश। विकसित में अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन से देश आएंगे? देखो, रूस आएगा, और क्या आएगा? USA आएगा, और क्या आएगा? UK आएगा, और क्या आएगा? ब्रिटेन आएगा। विकसित की बात करें तो, जैसे विकासशील की बात करें तो क्या? भारत। चाइना के पास इतना ज़्यादा पैसा है, इतना, फिर भी वो अपने आप को क्या मानता है? विकासशील मानता है। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि वो एक डेटा दिखा देता है कि हमारे यहाँ पर भूखे नंगे ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ पर भुखमरी ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या है। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, आपको बता दें अमेरिका से भी ज़्यादा पैसा उसके पास है, लेकिन वो ये शो कर देता है कि हमारे पास ज़्यादा मतलब भूखे लोग हैं और भुखमरी के शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। नतीजा उसको किस में गिना गया है? विकासशील। भारत हमारा किस में आता है? विकासशील। ठीक है, लेकिन भारत ने विगत इतने वर्षों में, 10-20 वर्षों में, भारत ने इतने वर्षों में इतना ज़्यादा अपना प्रोग्रेस कर लिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब टेक ऑफ अर्थव्यवस्था हो गई है। क्या? टेक ऑफ अर्थव्यवस्था।
भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई है? टेक ऑफ अर्थव्यवस्था। अच्छा, ये टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टेक ऑफ, विमान क्या करता है? टेक ऑफ करता है ना, उड़ान भरता है ना। तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? उड़ने वाली है। मतलब कुछ दिन बाद हम सभी उड़ेंगे। आप अपनी बेंच में बैठे हो ना, उड़ने लगोगे। क्या इसका मतलब यही होता है क्या? नहीं ना। उड़ान का मतलब होता है कि हमारा देश अब इतना ज्यादा विकसित हो गया है कि वो किसी भी समय विकसित से पहुंच जाएगा कहां? विकासशील, सॉरी उल्टा बता दिया। विकासशील से कहां पहुंच जाएगा? विकसित। हमारा देश अब इतना ज्यादा पैसा हो गया है हमारे देश के पास, इतना ज्यादा बिजनेस हो गया है, इतने ज्यादा समृद्ध लोग हो गए हैं। आप ही बताइए, सेक्स रेशो, लिंग अनुपात 1020 औरतें 1000 पुरुष पे, जहां पर कहां 700-800 हुआ करता था, वहां पर महिलाएं ज्यादा हो गई। इसका मतलब महिलाओं की भूमिका भी समाज में समझी गई है ना। और मुझे लगता है महिलाओं की, अरे इधर कोई महिला नहीं बैठी है, तुम पीछे क्यों देख रही हो? तुम भी तो महिला ही हो, है ना। अच्छा ये बताइए लड़कियों, अगर तुमको महिला बोल दिया जाए तो तुमको लगता है कि तुम नहीं हो, कोई और है क्या? हाँ, देखिए महिलाओं की भूमिका इतनी अच्छी समाज ने, हमारे भारत ने समझी, और हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया। कोई भी सरकार हो, मैं तो बोलता हूं कि सरकार ने जो ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में इतना बुरी दशा थी हमारे देश में औरतों की, महिलाओं की, हमारी सरकार ने उसको इतना अच्छा बना दिया। यही कारण है कि गिन लीजिए आज इस समय क्लास में सबसे ज्यादा लड़कियां हैं, लड़के कम हैं। गिन लीजिए अभी, ठीक है। यही कारण है। पता है क्यों? क्योंकि माँ बाप ने, आपके आसपास के माहौल ने, सरकार ने, सब ने समझा कि जितनी पुरुष की भूमिका है उतनी ही महिला की भूमिका है। और माता पिता ने भी ये समझा कि नहीं, जितना बराबर का बेटा है उतनी ही बराबर की बेटी भी है। और सुनो बेटियों, तुम्हें एक चीज मैं बता दूं कि अब तुम्हारे पिताजी की संपत्ति में तुम्हारा भी अधिकार है। आया समझ में? तो अगर तुम्हें कभी अपनी जमीन चाहिए हो तो आप ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह कानून अधिकार, और उन्होंने यह भी बोला है कि जो पहले की लड़कियां हैं, मान लो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की जो लड़कियां हैं, वो भी अपने पिताजी से संपत्ति ले सकती हैं। मुझे डर है हमारी जो है दाई बुआ का, हमारी दाई बुआ हमसे जो है नाराज होकर अलग रहती हैं। और मुझे ये लग रहा है कि अगर ये चैप्टर उनको किसी ने पढ़ा दिया तो फिर हम तीनों बाबा, जो हमारे बाबा थे, तीन बाबा की संपत्ति से थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा, है ना। हम नहीं बताएंगे कहाँ रहती हैं, तुम चले जाओगे तो बता दोगे कि सिद्धांत सर ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अब हर लड़की को बाप की संपत्ति में अधिकार दे दिया है। वो जब वो अधिनियम पारित हुआ, उससे पहले की जो लड़कियां हैं, यानी आप समझ सकते हो, कोई भी लड़की चाहे वो 80 साल की हो गई हो, चाहे 99 साल की हो गई हो, वह अपने पिता की संपत्ति में दावा कर सकती है। तुम लोग आंकड़ा लगाने लगे क्या कि मेरा हिस्सा कितना होगा? क्यों? तुलसी मनोजा आंकड़ा लगा रही है कि 3-4 बीघा तो मेरा बन ही जाता है। और आजकल तो जो है बाईपास निकलने वाला है यहां से, इसका मतलब करोड़ों की संपत्ति, आंखों में पैसे छप गए होंगे। आपको बता दें, लड़कियों को समाज पहले बड़ा तुच्छ समझता था कि मतलब लड़कियां देश नहीं चला सकती हैं। आज लड़कियां देश छोड़ो, फाइटर चला रही हैं, आज बंदूक चला रही हैं, आज ठीक है, शहीद भी हो रही हैं। आज ये अपने में क्या बड़ी बात नहीं है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही है ना। क्यों? कंडा भी बिन रही है, लकड़ियां भी बिन रही हैं, ठीक है। ये क्या अपने आप में बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल बड़ी बात है। हर चीज को चलाना बहुत बड़ी बात है ना। खैर वो अपना अपना क्षेत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। अल्प विकसित समझ गए बहुत अच्छे से ना। अब आइए क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांट रखा है। लिख लीजिए, ये प्रश्न आना ही आना है। अर्थव्यवस्था क्षेत्रों के आधार पर आपको बता दें, क्षेत्रों के आधार पर मेरे को एक बात याद आ गई। ये कंडा बिनने से एक बात याद आ गई, बार बार मेरे दिमाग में कुड़कुड़ कर रही थी। मैं से बता देता हूँ आपको क्या हुआ था। कंडा बिनने का भी भाई साहब ऐसा कंपटीशन है हमारे क्षेत्र में। मैं 5वीं 6वीं क्लास में था, तो अपने गांव में देखता था जहां हम लोग रहते हैं। आप जो नांदी से होंगे, आप सब लोग जानते होंगे मैं कहाँ पे रहता हूं। तो भाई साहब वहां पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था।
उसको इतना बड़ा झुआ दे दिया जाया करता था, जा सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कंडे बिन के लाएगी। और गलती से अगर वह दूसरी लड़की के मुकाबले कम कंडा बिन के लेके आई, मतलब काम चोरी की है। अपनी माता से खूब धुनी जाती थी वो। मैं देखो कंपटीशन, या कंडे बिनने का भी कंपटीशन है ना। मतलब तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि गाय ने भैंस ने कहां कहां कौन से रास्ते से गुजरी है ना, चरते वक्त। तो आप जरा सोचिए, इस अवस्था में उन्होंने अपनी बिटिया को जो है खूब सुनाया। तो सोचो कितना अंधकार में हम जी रहे हैं कि आज भी ऐसी अवस्था है कि शिक्षा क्या होता है कुछ लोगों को पता ही नहीं है। आगे बढ़ें। क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं या 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, 100% बनेगा कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। ऐसे तो अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके ऑप्शन में 2, 3, 4, 5 होगा। 3 करके आइएगा। अभी बता रहा हूं, आप अभी पढ़ोगे। वो हमारी एक छात्र नहीं आई, वो बड़ा अच्छा, मतलब अध्ययन बहुत अच्छा करती है वो, तो वो आज नहीं आई। अभी आज वो आती तो उसको पढ़ने मजा आता। हमारे अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। वैसे कितने क्षेत्र हैं? 5, है ना। अब आप ये बताइए, क्यों शालिनी, हर व्यक्ति का 3-4 नाम नहीं होते, है ना। व्हाट्सएप में अलग होता है, गाड़ी में अलग होता है, फेसबुक में अलग होता है, इंस्टा में अलग होता है ना। मान लो यहाँ पर फूलन देवी होगी, लेकिन एंजल प्रिया बन के वो फेसबुक में बैठी है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? यहाँ पे नाम फूलन देवी, फुलवारी, धनिया, है ना, जलेबी। भाई साहब आपको बता दें, पुराने जमाने में ऐसे नाम रखा करते थे कि नाम लेके हंसी आ जाएगी। अब पता नहीं क्या सोच के नाम रखा करते थे, और जो जिसका जैसे आकार हुआ, रंग हुआ, वैसा नाम रख देते थे। हमारी माता जी यानी हमारी मम्मी जब छोटी थी तो बड़ी गोल मटोल थी, गोलकी नाम रख दिया। बताइए, है ना। हमारे मामा, हमारे पापा और जो हमारे चाचा शहीद हो गए, ये एक टाइम पे भर्ती हुए थे। तो आपको बता दें, अक्सर ऐसा होता है कि वाइफ का नाम या माता का नाम बताने में थोड़ी शर्माती है, क्योंकि नाम ही ऐसा होता है, हमको नहीं आती। तो मेरे मामा को जब वहाँ फौज में नाम लिखाना था कि पत्नी का क्या नाम है ताकि सुख सुविधाएं मिल सकें, तो उन्होंने उनका नाम चेंज करा के सुनीता देवी रखा लिया। इस बात में भाई साहब मेरी माता मेरे पिताजी से खूब लड़ी थी कि तुम्हारी अकल कहाँ गई थी, है ना। अब बताइए, मान लीजिए कि वहाँ पर पुरस्कृत कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं सूबेदार संतोष कुमार की पत्नी श्रीमती गोलकी देवी। बताइए, है ना। हमारी माता ऐसे जाती नहीं थी पुरस्कार में, पता है कि नाम लेके ही बुलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या? अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार में बांटा गया, 3 क्षेत्र में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं, लेकिन अगर आप और डीप में पढ़ोगे तो 5 क्षेत्र हैं, वो इन्हीं में से निकले हैं, लेकिन 3 क्षेत्र में करके आना है। पहला क्या है? प्राथमिक। दूसरा क्या है? द्वितीयक। तीसरा क्या है? तृतीयक। अच्छा, आप बताइए, बिस्किट किसका बनता है? गेहूं का। गेहूं पहले कहाँ रहता है? खेत में रहता है। काटते हैं उसको, थ्रेशिंग करते हैं, कच्चा रहता है। फिर उसको क्या करते हैं? फैक्ट्री में लाते हैं। फैक्ट्री में लाने के बाद उसको पीसते हैं, चीनी मिलाते हैं और भी प्रोसेस करते हैं, बिस्किट बनाते हैं। बिस्किट बनाने के बाद उसको दुकानों में वितरण करते हैं। दुकानों से आपको मिलता है, फैक्ट्री से तो नहीं मिल जाता, नहीं ना। अब समझिए ध्यान से कि प्रोसेस कितना है, 3 चरण है कि नहीं। पहले कच्चा माल लिया, उसको पक्का किया, पक्का करने के बाद उसको बाजार में वितरण किया बेचने के लिए। जब तक कोई भी वस्तु कच्ची है उसका क्षेत्र क्या है? प्राथमिक। जब वह आकार ले रही है, द्वितीयक। जब वह बाजार में आ गई है वितरण के लिए, तो वो क्या है? अब मैं आप ही से बताता हूं, आप ही आंसर बताओगे। मछली क्या है? कौन से क्षेत्र में आएगी मछली? मछली कौन से क्षेत्र में आएगी? अरे प्राथमिक आएगी ना, जी रही है अभी, प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। काट के फ्रिज में रखिए तो भी प्राथमिक क्षेत्र में। सुनिएगा भी, गेहूं 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 प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, पेन बनाने की फैक्ट्री, द्वितीयक क्षेत्र। पेन, बीमा कंपनी, तृतीयक क्षेत्र। बीमा कंपनी, सेवा,
ध्यान दीजिएगा, तृतीयक क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र। प्राथमिक को क्या बोला जाता है? कृषक। कौन सा क्षेत्र? कृषक। द्वितीय को क्या? औद्योगिक। अब नाम से ही समझ जाइए, कृषक का मतलब कच्ची वस्तु है ना। आप ये बताइए, सरसों, जब सरसों आपके घर में रहता है और जब तक आपके घर में है वह कौन से क्षेत्र में है? प्राथमिक। जब चला गया वह मिल में तो और उससे तेल निकाला जा रहा है, द्वितीयक। तेल निकाल लिया, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो का पैकेट बना दिया। अब पैकेट बनाने के बाद उसको बाजार में वितरण कर दिया बेचने के लिए, कौन सा? तृतीयक, है ना। मुर्गा जब तक वो बाड़े में कैद है, जब तक उसकी मौत नहीं आई है, कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। और तुमने उसकी बना डाली सब्जी, द्वितीयक क्षेत्र। और तुमने बाहर ठेला लगा दिया, बेच दिया, तृतीयक। अब अच्छे समझ में आ गया। अगर कोई ऐसा आएगा, बिस्किट कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र। कारखाना, मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी कारखाना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएंगे द्वितीयक क्षेत्र में। और जो फाइनल वस्तु होती है, फाइनल यानी अब वो बेचने के लिए तैयार है, वह कौन सा क्षेत्र? तृतीयक। अब मुझे लगता है गलती नहीं होगी। अब अगर आपको एग्जाम में उदाहरण दिया जाएगा तो क्या आप समझ जाओगे कि वो कौन से क्षेत्र में आता है? मटन बिरयानी कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र। बन चुका है ना, बनने की प्रक्रिया कहाँ पे होगी? द्वितीयक क्षेत्र में ना। इसीलिए जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उस सब को बोला गया है औद्योगिक। और वो औद्योगिक मतलब द्वितीय क्षेत्र, यानी जहां पर कच्ची वस्तु पक्के वस्तु में तब्दील हो रही होगी वही क्या होगा हमारा? द्वितीयक क्षेत्र। आया समझ में? अतिरिक्त तृतीयक क्षेत्र मतलब बाजार। बीमा, इंटरनेट सेवा, हॉस्पिटल सेवा, स्कूल, पुलिस सेवा, जितने भी सेवा नाम आती है वो किस में आता है? बोला जाता है कि इसमें से औद्योगिक क्षेत्र क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। इसमें से कृषक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक। इसमें से सेवा क्षेत्र क्या है? तृतीयक। बताइए। मछली तब तक तृतीयक में आएगी जब वह बन के तैयार हो जाएगी। जब तक वह जी रही है ना, तब तक इसमें है, प्राथमिक है। अरे आपके घर में रोज प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होता है। आप कच्ची वस्तु बाजार से लाने वाले प्राथमिक क्षेत्र, आपकी मम्मी का डिपार्टमेंट द्वितीयक क्षेत्र, और फिर हम सब मिलके खाते हैं तृतीयक क्षेत्र, है ना। किसी को कोई डाउट नहीं? अभी पूछ लो तो आगे बढ़ रहे हैं इसको। बताइए, जोर से बोलो। आलू डिपेंड कर रहा है कि आलू का अभी आपने कुछ किया तो नहीं है ना। अगर आपने आलू को आलू की ही जगह रखा है तो अरे जितना भी कच्चा माल है, कच्ची वस्तु है, वह आएगी आपकी किसमें? अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में ऑल टोटल कृषि, तो आलू कृषि से हुआ है तो कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक। उसको काट दिया, उबाल लिया, द्वितीय क्षेत्र। बना दिया चिप्स, बेच दिया, तृतीय क्षेत्र। आए समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे लगता है कि किसी भी छात्र को नहीं भूलेगा कि प्राथमिक, तृतीयक और द्वितीयक क्या होता है। ठीक है, इसमें से प्रश्न बनेगा, चाहे आईएएस का एग्जाम करा लीजिए, चाहे पीसीएस का, चाहे ग्रुप डी का करा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। आप लोगों को अच्छे समझ में आया? अच्छा, बैंकिंग प्रणाली कौन से क्षेत्र में? तृतीयक क्षेत्र में। बैंक सर्विस है, ठीक है, आया समझ में? हॉस्पिटल तृतीयक क्षेत्र में। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर संबंध के आधार पर हमारी दो प्रकार की। अच्छा, अंतर संबंध क्या होता है? अंतर संबंध मतलब आपके और हमारे बीच में संबंध, राज्य और दूसरे राज्य के बीच में संबंध, एक गांव से दूसरे गांव के बीच में संबंध। लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती है तो एक देश से दूसरे देश का संबंध। आप बताइए, हमारा भारत देश अर्थव्यवस्था में आयात भी करता है, निर्यात भी करता है। मतलब दूसरे देशों को हम अपना प्रोडक्ट देते भी हैं और दूसरे देश से लेते भी हैं। और ये इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक मुद्रा होती है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। तो व्यापार करने की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? यूएस डॉलर। ऐसे कनाडा डॉलर होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, लेकिन आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की मुद्रा क्या है? यूएस डॉलर। तो जो देश जितना आयात निर्यात करेगा उसके पास उतना ही
यूएस डॉलर आएगा। और यूएस डॉलर का मतलब होता है विदेशी मुद्रा। हर देश के पास व्यापार करने के लिए और अपने आप को समृद्ध करने के लिए विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। आया समझ में? अच्छा देखिए, अभी समझिएगा, हम लोग भारतीय हैं। हमारा भारत, यार मुझे कोई टाइम बताएगा? 1:42 हो गया। अच्छा, एक आदमी कोई मुझे पानी ले आओ यार, ठीक है, ठंडा पानी लेके आना, ठीक है। कुछ मिला मत लाना, क्योंकि तेरे को सुबह डांटा है मैंने अभी, है ना, तू मेरा अर्थव्यवस्था का काम तमाम कर दे, है ना। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स समझिएगा ध्यान से, हमारा भारत देश है, आयात भी करता है, निर्यात भी करता है। कई सारे देशों से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, लाखों करोड़ों का व्यापार हम लोग करते हैं, है ना। अमेरिका से, कनाडा से, रूस से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, सबसे हमारे अच्छे संबंध हैं। यानी हमारे धरती से सामान बाहर भी जा रहा है, सामान अंदर भी आ रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया ने तो सबसे मुंह फेर के रखा है, मैं किसी की नहीं सुनने वाला, जो भी मेरे देश का संसाधन होगा मैं उसी से अपना जो है भरण पोषण करूंगा, ना मैं आयात करूंगा ना मैं निर्यात करूंगा। तो आप ही बताइए, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था क्या, खुली अर्थव्यवस्था की बंद अर्थव्यवस्था? बिल्कुल सही, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था जहां पर आयात और निर्यात दोनों होता है। अब बंद अर्थव्यवस्था जहां तो ना निर्यात होता है और ना तो आयात होता है। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि किसी भी देश को अगर समृद्ध होना है तो उसको खुली अर्थव्यवस्था होना चाहिए, आयात भी हो और निर्यात भी हो। आप ही बताइए, आखिर नॉर्थ कोरिया अपने संसाधनों का कितने दिन तक इस्तेमाल कर लेगा अगर वो दूसरे पर डिपेंड नहीं है? बहुत कम। हमेशा अर्थव्यवस्था अगर आपको चलानी है तो आपको खुली अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिए, तभी आपका देश समृद्ध हो पाएगा। हमने खुली अर्थव्यवस्था अपनाई है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था। अब भारत की अर्थव्यवस्था सरकार की भूमिका पे मिश्रित और विकास के आधार पर, और तीनों क्षेत्र तो मिल ही जाते हैं, है ना। आगे भारत का जैसे खुली अर्थव्यवस्था, अमेरिका, रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, माई लाइफ माई रूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नियोजन के आधार पर। नियोजन के आधार का मतलब होता है कि नीतियों के आधार पर, नीतियों के आधार पर दो तरीके से होती हैं कि अर्थव्यवस्था नीतियों के द्वारा करना और गैर नीतियों द्वारा करना। हमारा भारत का खुद का नीति आयोग है ना, यानी हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? योजनाबद्ध है ना। और नॉर्थ कोरिया की कैसी है? वहां पर जैसा शासक चाहता है वैसा ही वो कंट्रोल करता है, ठीक है। कुछ मिला तो नहीं है ना? पक्का ना? ये उधर को देखा है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ, और कोई बात नहीं। टेस्ट में कुछ अंतर है। अबे गुरु को मार के शिष्य कहाँ रहा है, ये भी देखो ना। और फिर जिंदगी में रिस्क लो, अब मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, देखो। चलिए आगे बात करते हैं। क्या क्या? तो क्या हो गया? हो जाए तो क्या दिक्कत हो गई? मैंने कुछ गलत शब्दों को थोड़ी इस्तेमाल किया। समुद्र मिल जाएगा, अरे कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। चलिए, नियोजन के आधार पर, नियोजन के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। एक कौन सी? योजनाबद्ध, जहां पे योजना के तरीके से अर्थव्यवस्था की जाती है, और दूसरी गैर योजनाबद्ध। तो हमारे भारत कैसी? अरे इतना बड़ा नीति आयोग बना हुआ है, तो सीधी सी बात है हमारी कैसी है? योजनाबद्ध है ना। और नीति आयोग का नाम पहले क्या था? योजना आयोग। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग हमारे देश का क्या है? नीति आयोग है ना। नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो सोचता है कि देश में किस तरीके से चलाना है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? सरकार। क्या होता है इसका? सरकार। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। यानी जिसकी सरकार होती है उसका खुद का नीति आयोग की नीतियां होती हैं। आया समझ में? और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब बना? 2015 में। इससे पहले क्या था? ये योजना आयोग। कब बना योजना आयोग? 1951 में। ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। एक कौन सी? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था।
एक क्या होती है? आश्रित अर्थव्यवस्था, और एक कौन सी होती है? परस्पर। नाम से ही समझ में आ रहा है, आत्मनिर्भर यानी ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसा देश जिसको किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है। जैसे अमेरिका, जैसे नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया आत्मनिर्भर है, उसको किसी की जरूरत है क्या? नहीं। कोई भी उसको बस आंख भी दिखा दे, वो मिसाइल रेडी करके रहता है ना? तू आंख के दिखा, तेरे आंख दिखाने पे मैं मिसाइल छोड़ दूंगा, है ना? ऐसा ना? क्या क्या? तेरी आंखों का सुरूर क्या? ऐसे कुछ बोला तुमने? हाँ हाँ, तुम कैसे फोड़ दोगे? तो अपने नॉर्थ कोरिया में रहता है। आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन और रूस में इतना तनातनी चल रही है, वहां पर उसने ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर लिया कि जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार क्षमता है। ये बताइए, इसको लग रहा है कि कहीं मैं भी ना फंस जाऊं, मिसाइल बना देता हूं, है ना? आया समझ में? लड़ाई वहां हो रही है, डर इसको लग रहा है। तो वो कैसा है? आत्मनिर्भर। अमेरिका जैसे देश आत्मनिर्भर, रूस जैसे देश आत्मनिर्भर। वो तो हमसे व्यापार इसलिए कर रहा है ताकि उनके और हमारे संबंध अच्छे बने। बाकी ये देश सुपर पावर है, आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर है तभी तो यूक्रेन में उन्होंने हमला बोल दिया ना, बिना किसी से डरे। ओके, आश्रित मतलब जो आत्मनिर्भर तो है, लेकिन थोड़ी बहुत जरूरत दूसरे देशों की जरूरत पड़ेगी। क्या भारत किस में आएगा? आश्रित में। परस्पर निर्भर मतलब पूरी तरह निर्भर होना। जैसे छोटे छोटे गरीब देश दूसरे देशों पर पूरी तरह निर्भर है, अगर दूसरा देश उनको फंड ना दे तो वह आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये श्रीलंका धीरे धीरे किस में आने वाला है? परस्पर निर्भर। आए समझ में? ये था आज का लेक्चर, और दूसरे लेक्चर के साथ कल फिर आएंगे। इसको बंद कर दीजिए, इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है डेटा।